Figure 1.1 shows how first ionization energies vary across period 2, you know generally increase करती हैं, and there are some dips, यानी ग्रुप 2 ग्रुप 13 के बीच में डिप आता है, और जो है ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के बीच में डिप आता है, राइट, वी ऑल नो दैट. So construct an equation to represent the first ionization energy of oxygen, include state symbols. तो first ionization of energy of oxygen कैसे लिखेंगे? ठीक है, we've done this one quite a few times. तो oxygen gas is going to become O plus gas plus E minus. ठीक है, so this is going to be, यानी it is the energy required to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms to form 1 mole of 1 plus charged gaseous ions. ठीक है, state and explain the general trend in the first ionization energies across period 2. तो you know we talk about 3 factors. तो पहले factor increase कर रहा है, decrease कर रहा है, वो है क्या पहला factor? We can see that it is generally increasing. तो पहले तो state कर दो कि first ionization energies generally increase, राइट. पहला फैक्टर क्या होता है इन विच वी कमेंट? सबसे पहले तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताते हैं. व्हाट शुड बी द फर्स्ट थिंग दैट वी राइट? You talk about nuclear charge, right? So is nuclear charge increasing across the period or decreasing or staying the same? क्या हो रहा है? अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करें अक्रॉस द पीरियड तो क्या हो रहा है? क्या हो गया भाई? दिल नहीं है आज क्लास लेने का? You both here? Yes. तो अच्छा चलो, लेट मी डू दिस. ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि आसान वाली चीजें मैं करता हूँ, फिर कुछ मुश्किल चीजें जो थॉट प्रोवोकिंग हो. ठीक है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यू नो दैट इंक्रीजेस जनरली अक्रॉस अ पीरियड, और वो क्या है? बिकॉज the first ionization energy generally increase because the nuclear charge increases, right? The nuclear charge increases. Nuclear charge increase करता है while the shielding remains constant. Yes, shielding remains constant. और atomic radius को क्या होता है? The atomic radius decreases as the valence electrons experience a stronger pull एंड बिकम हार्डर टू रिमूव. क्योंकि पुल ज्यादा जोर से हो रहे हैं तो इनको निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी या वो ज्यादा काम करना पड़ेगा. सो बिकम हार्डर टू रिमूव. ठीक है जी, ओके जी, परफेक्ट. नाउ explain why ionization energy A in figure 1.1 does not follow the general trend in the first ionization energy across period 2. तो ionization energy A यानी ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के बीच में ड्रॉप क्यों आता है? सो यू ऑल रिमेंबर दिस. नाइट्रोजन का क्या होता है? नाइट्रोजन का जो भी होता है, अगर हम पी ऑर्बिटल को देखेंगे तो नाइट्रोजन में होता है कुछ ऐसी कहानी. ठीक है, दिस इज फॉर नाइट्रोजन. ठीक है, वेयर एज इन ऑक्सीजन द फर्क ये होता है कि ऑक्सीजन में यू हैव ए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट? So you have to, yes, so subshell pair repulsion कहते हैं इसको, या spin pair repulsion कहते हैं. You can write it in any way. So this is why the general trend is not being followed. इसकी थोड़ी काम है because एक इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहा है तो उसको निकालना आसान होगा. ठीक है, so let's write this down. ठीक है, the ionization energy of A is less than nitrogen, ठीक है, as the electron being removed is experiencing spin pair repulsion.
and is therefore easier to remove. ठीक है जी। टू मेक श्योर कि आपको कोई मार्क्स इधर कटे नहीं, ठीक है, हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कोई हमने वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही दी, तो यू कैन राइट दैट दैट इज 1s2 2s2 2p3 एंड ऑक्सीजन की होती है 1s2 2s2 2p4। ठीक है, आई थिंक इतना हमारे लिए काफी है टू सिक्योर आर 2 मार्क्स। अच्छा, एक सेकेंड, आई शुड ऑल्सो प्रॉब्ली ओपन द मार्क स्कीम टू दिस, ठीक है, ताकि हम मार्क स्कीम में से भी चेक करते रहें सारी चीजें। मार्च 22 मार्क स्कीम 22, ठीक है। सो ओके, नाउ नेक्स्ट उसके बाद क्या है हमारे पास, एलिमेंट ई इन इज इन पीरियड 3 of the periodic table. The first 8 ionization energy values of E are shown in figure 1.1. तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एट आयनाइजेशन एनर्जी आपको यहाँ पे दी हुई है। डिड्यूस द फुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ई, एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है, तो विच ग्रुप डू यू थिंक ई बिलोंग्स इन? अगर आप इसको देखोगे तो कौन से ग्रुप में आपको लग रहा है कि ई बिलोंग करेगा? बेसिकली यू हैव टू सी फॉर द लार्ज जंप इन आयनाइजेशन एनर्जी, तो किन दोनों बीच के बीच में लार्ज जंप आ रहा है? ठीक है, लुक केयरफुली, यू कैन सी दैट द लार्ज जंप इज बिटवीन थर्ड एंड द फोर्थ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 13 यानी ग्रुप 13 में है, यानी इट हैड 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो हट गए, तो आपने अब इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू किया है फ्रॉम अ न्यूक्लियस दैट इज क्लोजर टू दी फ्रॉम अ शेल दैट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। ठीक है, और ई की कह रहे हैं फुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दे, पीरियड 3 में है। ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा, पीरियड 3 में है, तो इट शैल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड देन सॉरी 3s2 एंड देन 3p1। ठीक है जी, किस तरह से अंदाज लगाया? अगर इस तरह से डिड्यूस करने में मुश्किल हो रही है तो फिर बस इधर चले जाओ पीरियोडिक टेबल में और ये देख लो, पीरियड 3 की ग्रुप 13 देखना है, राइट? सो पीरियड 3 इज दिस वन एंड ग्रुप 13 इज दिस वन। तो यहां तक गिन लो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड देन 3p1, यानी इट्स बेसिकली एल्यूमिनियम। अच्छा, so you've written that down and then you have to just give your explanation, which is explanation क्या है हमारे पास? explanation ये है कि there is a huge jump between the third and fourth ionization energy, which means that the atom had 3 valence electrons, therefore which there is huge gap between third and fourth. The atom had 3 valence electrons, meaning it is in group 13. ठीक है, the fourth electron was removed from a shell closer to the nucleus। ठीक है, तो बस बात पूरी लिख के आइएगा, कोई ऐसा लूप होल नहीं छोड़िएगा। तो हमें पता है हमें फोर्थ का लिखना है कि वो क्लोजर टू द न्यूक्लियस से निकला है, तीसरे के बाद लार्ज जंप आई है, तो इसका मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फिर ग्रुप 13 का भी आपने मेंशन करके आना है। ठीक है, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन वाज रिमूव फ्रॉम अ शेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा 3 मार्क का है तो ऑब्वियसली 1 मार्क इस चीज का होगा एंड देन योर 2 एक्सप्लेनेशन पॉइंटर्स ओवर हियर। मूविंग ऑनवर्ड्स, आसान सवाल था आयनाइजेशन एनर्जी पे। अब आ जाओ दोबारा से देख रहोगे पीरियड 3 एग्जामिनर कभी नहीं छोड़ता। ठीक है, तो ऑलवेज मेक श्योर यू हैव डन अ गुड रट्टा अबाउट पीरियड 3 और ग्रुप 2 एंड ग्रुप 17 एज वेल। Sodium reacts with oxygen to form sodium oxide. Na is the reducing agent in this reaction. Define reducing agent. Reducing agent कौन होता है? So maybe we can define it as which oxidizes self, right? अच्छा, ज्यादा बेहतर ये होगा कि दूसरों को रिड्यूस करता है और फिर खुद ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, सो एन एजेंट दैट रिड्यूसेस अदर स्पीशीज बट ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ। ठीक है जी, अच्छा अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म में लिखना चाहूं तो इलेक्ट्रॉन्स के मतलब में क्या होगा ये? What can we call a reducing agent in terms of electrons?
खुद ऑक्सीडाइज होता है, दूसरों को रिड्यूस करता है. रिडक्शन वाज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? The reduction was the gain of electrons, oxidation was the loss of electrons. So this is basically donating the electrons. समझ रहे हो? खुद ऑक्सीडाइज हुआ यानी खुद लूज करे तो कहीं दिया है ना, तो उसने जो चीज रिड्यूस हो रही थी उसको इलेक्ट्रॉन उसने हाथ में थमा दी. तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू कैन आल्सो स्टेट दैट द स्पीशी दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है जी, because it's oxidizing itself, it's losing electrons and it's giving electrons to other species to reduce them. Write an equation for the reaction of Na2O with water. Actually, Na2O plus H2O. What is the product that we're going to form? Sodium hydroxide. ठीक है, NaOH2 नहीं, NaOH बस. ठीक है, why is that? Because Na is plus and OH is minus. ठीक है जी, तो माइनस इधर प्लस उधर. ठीक है, तो this is NaOH and then you're going to see balancing Na2. ठीक है, 2 Na थे तो you're just going to do 2 NaOH. ठीक है, and I think that is pretty much it. 2 H 2 O 2 Na हो गया. If you want you can write the state symbol as well. आपको पता है ये सॉलिड होगा, ऑक्साइड है. ठीक है, आयनिक कंपाउंड है, ये जब लिक्विड में डला तो ये एक्वियस फॉर्म में चला गया. ठीक है, उसके बाद Al2O3 is an amphoteric oxide found in bauxite. State what is meant by amphoteric. Amphoteric का क्या मतलब है? Both acid and base की तरह react. Yes, so you're going to say it shows both. Yes, so it can react with both acids and bases. ठीक है, एक और तरीके से भी लिख सकते हो कि it shows both acidic and basic behavior. ठीक है, अच्छा उसके बाद Al2O3 is purified from bauxite in several steps. The first step involves heating Al2O3 in an excess of NaOH aqueous. A colorless solution forms. ठीक है, write an equation for this reaction. ठीक है, तो we have written this equation in our notes. मैं याद करवा देता हूँ. Al2O3 when reacts with NaOH, ठीक है, you also need water over here. ठीक है, and you form something that is known as, जैसे मैंने बताया था, NaOH4. I think I recall telling you guys this. इसको याद करना हो तो NaOH4 होता है. ठीक है, so it's Al2O3 plus NaOH plus water equals to NaOH4. ये कुछ इक्वेशंस है एल्यूमिनियम की एम्फोटिक बिहेवियर की. मैंने आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ दिखाई है एक तो, which is Al2O3 plus sulfuric acid. तो it is pretty easy, वो बनाता ही है Al2 and then SO4 3. ठीक है, कुछ तरह से बनाता है. And then you have H2O. तो एसिड वही न्यूट्रलाइजेशन करता है. इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो you have to learn this. This is forming with the combination of NaOH and water, it forms NaOH4. ठीक है, अच्छा now to balance, Al 2 थे, ठीक है, एल्यूमिनियम 2 थे, सोडियम 1 ही है. खैर एल्यूमिनियम 2 है तो आपको ये भी 2 करना पड़ जाएगा, right? So when you do this 2, you've got now 2 Na as well, तो आपको इसको भी 2 Na करना पड़ जाएगा. ठीक है, now let's just count the oxygens and hydrogens. तो 3 ऑक्सीजन इधर है, 2 इधर है, तो सॉरी पहले इधर गिनना. 4 2 4 8. You've got 8 oxygens over here. ठीक है, you've got 8 oxygens over here. तो हमें उधर भी कितने चाहिए? 8 चाहिए होंगे. So 3 plus 2 that is 5 and I think we'll just put in 3 over here. ठीक है, ताकि 3 plus 2 5, 5 plus 3 8 हो जाए. एंड देन हाइड्रोजन्स कितने हैं? हाइड्रोजन्स भी हमारे पास 8 ही है ऑन दिस साइड, राइट? 4 2 8. सो लेट्स जस्ट मेक श्योर 3 2 6 plus 2 8, यानी हमने प्रॉपर्ली बैलेंसिंग कर ली है. नाउ यू विल सी दैट इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए इन राइटिंग दी स्टेट सिंबल्स डाउन, तो इसमें जरूरत नहीं है लिखने की, लेकिन अगर चाहो तो लिख सकते हो. Al2O3 is going to be a solid. It's going to add in NaOH that is aqueous, ये liquid होता है, और NaOH4 that is also an aqueous compound. ठीक है, ये आपका बन गया basically kind of a complex salt है ये. ठीक है, so it does complex salt तो नहीं है, खैर it is a complex आयन. ठीक है, बट कैसा है, कैसे इसका स्ट्रक्चर है, क्या है, नहीं, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स. ठीक है, मे बी यू माइट बी स्टडीइंग ट्रांजिशन मेटल्स द नेक्स्ट ईयर, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि क्या क्या हो सकता है ये, बट दैट्स नॉट ऑफ कंसर्न. सो इट्स जस्ट NaOH4 एंड इट इज गोइंग टू डिसॉल्व इन वाटर. ठीक है, ये इक्वेशन याद करनी पड़ेगी. एज आई सेड, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर इन पीरियड 3, ग्रुप 17, ग्रुप 2. एग्जामिनर लाइक्स टू आस्क दैट, क्योंकि वो कुछ ऐसा है कि ये समझ लो इनऑर्गेनिक के ये 3 मेन टॉपिक है जिसमें एग्जामिनर बड़ा अच्छा उसको खेलने में मजा आता है. सो मेमोराइज एवरीथिंग ओवर देयर.
अच्छा, उसके बाद क्या है, Al2O3 is used as a catalyst in the dehydration of alcohols. We know that. State the effect of using Al2O3 as a catalyst in the dehydration of alcohols. Use the Boltzmann distribution in figure 2.1 to help explain your answer. तो what does a catalyst do? Catalyst कैसे जो है वो फर्क ला रहा होता है in the rate of reaction, lowers activation energy and speed up the rate. ठीक है जी. So catalysts speed up the rate of reaction by lowering the activation energy. ठीक है जी. By providing an alternate pathway mechanism. ठीक है जी. बाकी ऑब्वियसली उन्होंने बोला है कि भाई बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखाओ, तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखाना पड़ेगा. अच्छा, now I hope you guys remember this. Let's say that this is the activation energy. ठीक है जी. ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जो नॉर्मली आपको रिक्वायर्ड है. तो कैटलिस्ट क्या करता है, उसको लोअर कर देता है बस. सो विच इज गोइंग टू से दैट दिस लाइन इज गोइंग टू शिफ्ट एट समवेयर पीछे, एंड वी आर गोइंग टू से दैट दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कैटलाइज्ड रिएक्शन. ठीक है जी. सो बेसिकली हुआ ये है कि आपके पास जो प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स हैं विद energies greater than or equal to the activation energy, they have increased. ठीक है. So from the diagram you can see that proportion of particles with greater or equal energy proportion of particles with greater or equal energy to initiate reaction increases. ठीक है. And therefore more successful collisions occur. More successful collisions occur. ठीक है. ये जो दूसरे जो पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ये क्यों लिख रहा हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ सेटिस्फाइंग द एग्जामिनर ऑफ हिज, जिसने कहा बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करते हुए बताइएगा. ठीक है. उसने स्पेसिफिकली बोला यूज द बोल्ट्जमैन. अगर वो नहीं बोलते तो मेरे लिए ये पॉइंट्स काफी थे यहाँ तक, कैटलिस्ट से लेके ऑल्टरनेट पाथवे मैकेनिज्म तक. लेकिन उसने कहा बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करके बताना, तो हमें यह भी इसके साथ लिखना पड़ेगा. So proportion of particles with greater or equal energy to initiate reaction increases and therefore more successful collisions occur. ठीक है. सो दिस इज आवर एक्सप्लेनेशन. और जब भी डायग्राम दिया हुआ हो, अगर लिखा हुआ हो कि यू मे यूज दिस, यू मे लिखा हो यानी लाजमी इस्तेमाल करके आना है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली आपको यहाँ से 2 मार्क इधर डायग्राम में लिख जाएंगे, एग्जामिनर को ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑलवेज कंप्लीट एनी डायग्राम्स दैट यू गिवन. अच्छा, P4O6 is a white solid that has a melting point of 24 degrees Celsius. Solid P4O6 reacts with water to form H3PO3. Deduce the type of structure and bonding shown by P4O6. तो structure और bonding क्या होगी P4O6 की, यानी सिंपल होगा या जायंट होगा, और कोवलेंट है, आयनिक है, या मेटालिक है, या डेटिव बॉन्डिंग है, क्या है इसमें. यू हैव टू गिव द रीजन एज वेल. तो सिंपल कोवलेंट. ठीक है. ये थोड़ा पहले लिखते हैं सिंपल. Simple क्यों मरियम? Why are we saying simple? What's the reason for that? Simple because it has a low melting point. ठीक है जी. जो भी चीज सिंपल होती है, यानी सिंपल कोवलेंट कंपाउंड जो भी है उनका लो, अगर जायंट कोवलेंट हो जाएगा तो फिर क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा हो जाता है. तो सिंपल क्या बताता है, सिंपल बताता है लो मेल्टिंग पॉइंट. तो सिंपल एज इट हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है जी. एंड कोवलेंट क्यों है, कोवलेंट एज इट शोज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन विद वाटर. ठीक है. पानी ने इसके बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोलाइज करती है. अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, तो फिर क्या होता है, सिर्फ डिसोल्वेशन होती है. मेटालिक का कुछ भी नहीं बिगड़ता है. ठीक है जी. तो कोवलेंट था इसीलिए हाइड्रोलिसिस हो गई इसमें. अगर कोवलेंट नहीं होता, कोई और बॉन्ड होता, तो फिर कुछ और चीज होती. राइट. सो कोवलेंट एज इट शोज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन विद वाटर.
ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो कम्स अप ए लॉट, ठीक है। तो अगर आपको बोल दें NaCl, आपने उसका मेल्टिंग पॉइंट बता दिया थाउजेंड्स में कुछ है और बोला पानी में डालने में कुछ रिएक्शन नहीं हुआ, तो आपको पता नहीं अच्छा ये रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, या बोल दे सॉलिड डिसअपियर्स, तो आपको पता है यार रिएक्शन नहीं हुआ, बट डिसॉल्व कर गया है। और उसका क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इतना बड़ा है तो उसका मतलब है वो जायंट है, और क्योंकि ये डिसॉल्व करा है पानी में, हाइड्रोलाइज नहीं किया, तो इसका मतलब से आयनिक है। इसी तरह वो बोले मेटल का बताने के लिए उन्होंने बोला भाई एक चीज है उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा है, पानी में डालो तो रह जाता, कुछ भी नहीं होता, राइट। तो यू विल गेट ओके, तो इसका मतलब है दिस इज मोस्ट प्रोबेबली जायंट। फॉर लो मेल्टिंग पॉइंट्स विल नॉट राइट अबाउट टेम्परेचर इंड्यूस्ड डायपोल्स। मेरा बच्चा अगर इधर पूछा हुआ था कि स्टेट द टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, यू वुड हैव रिटन दैट। इधर क्या पूछा हुआ है, स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग बता दो बस। दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट द इन डाइपोल फोर्सेस, या जो भी आपकी क्या कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी, ठीक है। सो दे हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, सो वी जस्ट रिफिलिंग रिस्ट्रिक्टिंग दैट, ठीक है। देन डिटरमिन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इन H3PO3, निकाल लेते हैं। H3PO3, हाइड्रोजन का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली, डू यू गाइस रिमेंबर? +1। और ऑक्सीजन का क्या होता है? -2। perfect। and then we're just going to say कि भाई phosphorus X है, and let's just do that। so 3 into +1 plus X and then +3 into -2 equals to 0, because overall कोई charge नहीं है। so 3 plus X minus 6 equals to 0, X equals to -3, right? -3, sorry, +3, my bad। -3 इधर हो गया, हाँ +3 आ जाएगा। सो विल जस्ट से कि भाई +3 आ रहा है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन H3PO3, ठीक है। ओके, नाउ when P4O6 is heated with oxygen it forms P4O10 solid, ठीक है। इसकी डेल्टा H रिएक्शन दिया हुआ आपको इतना, द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P4O10 इज दिस मच, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस मच, ठीक है। अच्छा ये रिएक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करते थे हम, इसको लिख लिया करते थे, दिस इज P4O6 सॉलिड प्लस 2O2 गैस इक्वल्स टू P4O10। फॉर्मेशन का मतलब कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से एक एक मोल बना रहे हैं प्रोडक्ट का, तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है, फॉस्फोरस है, और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है, राइट। सो जस्ट गोइंग टू से फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन, इसको कर लीजिएगा P4, क्योंकि हमें पता है फॉस्फोरस इज P4 एंड ऑक्सीजन इज O2। नाउ this is going to form this is going to form this, there is no need to balance the equation on this side, क्यों, because फॉर्मेशन क्या है, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है जी। अगर कंबशन होता तो फिर उस रिएक्टेंट को करते आप, राइट। सो ऑन डिफरेंट things on different occasions you're going to benefit from knowing the definitions and then balancing the appropriate thing। आपको जरूरत नहीं है नीचे कोई भी बैलेंसिंग करने की, क्यों, कुछ कोई फायदा ही नहीं है। आप यहाँ पे बैलेंसिंग कर भी लोगे, आपको ऊपर के नंबर्स के साथ खेलना है, जो प्रोडक्ट के जो नंबर्स आ रहे हैं, और किसी चीज के साथ नंबर्स के साथ आपको खेलना ही नहीं है, राइट। तो P4 और O2 जो भी है, खैर अगर देखना भी चाहो तो ये हो जाएगा 5O2, राइट। सो 5O2 इज 10 एंड देन P4, एंड देन आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, इधर भी देख लो, P4 10, 6 इधर आ गए, 4 इधर आ गए, ठीक है। अगर चाहो तो करो, नहीं भी चाहते तो ये 5O2 से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, हमें एक एक मोल इसका देखना है, राइट। ओके, नाउ दिस इज P4O6 की जो डेल्टा HF है वो हम निकालना चाह रहे हैं। सो लेट्स राइट दिस इज डेल्टा HF that we're trying to find out। अच्छा ये क्या है, P4O10 की डेल्टा HF होगी which is -3012। so डेल्टा HF of this -3012, ठीक है। ये वाली हमें दी हुई है, ये क्या दी हुई है, -1372। so this is -1372 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं now, and this is डेल्टा HR। अब आप देख लें भाई, अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो आई कैन टेक दिस एंड देन दिस, सो वी नो दैट दिस थिंग, ये जो फाइनल आंसर है किसके बराबर है, -1372 किसके बराबर है, इस वाले का उल्टा, यानी माइनस डेल्टा HF प्लस इसका सीधा, यानी ये जो भी है -3012, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू फ्लिप इट्स डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन हमने फ्लिप करी है। एंड देन यू कैन सी कि ये क्या हो जाएगा, दिस शैल बी -1372 plus 3012 equals to minus delta HF। So what is delta HF working out to be?
राइट, दिस वाज माइनस, उधर जाके प्लस हो जाएगा, सो माइनस 1372 प्लस 3012 दैट इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच एफ, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी अ 1640, और साथ माइनस साइन तो माइनस साइन हम इधर शिफ्ट कर दें, तो दिस वर्क्स आउट टू बी ए माइनस 1640 जो आपका ये डेल्टा एच एफ है, सो दिस इज ए माइनस 1640 किलो जूल पर मोल। कोई प्रॉब्लम रिगार्डिंग दी हेस साइकिल मरियम आपको, सदफ आपको? नो, ओके गुड। अच्छा, राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ P4O10 विद वाटर। पानी के साथ इसमें क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड P4O10 टू वाटर? अगर P4O6 डाला तो आपने अगर H3PO3 बनाया, फॉस्फोरस एसिड बनाया, तो अगर मैं P4O10 डाल रहा हूं तो फिर कौन सा बनेगा? विल इट बी H3PO3 और विल इट बी H3PO4? H3PO4, ठीक है, यू विल फॉर्म द फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, सो दिस शैल बी H3PO4, ठीक है, बैलेंसिंग कर ले, P4 है तो इधर 4 कर ले, ठीक है, ये 4P हो गए, 4 3 12 हो गए, 6 कर ले आप इसको, 4 4 16 हो गए, 6 10 16, 6 2 12, 4, सब कुछ हमारे पास बैलेंस हो गया, चाहो तो सॉलिड, चाहो तो लिक्विड, चाहो तो एक्वियस, ठीक है जी, अगर चाहो, इसमें लिखा हुआ नहीं तो नहीं भी करोगे तो कोई मसले की बात नहीं होगी। SO2 and SO3 are found in the atmosphere. The oxidation of SO2 to SO3 in the atmosphere is catalyzed by NO2, right? हमने एक इक्वेशन दिखा दी, SO2 plus NO2 equals to SO3 plus NO। इसमें क्या था, ये फ्री रेडिकल होता है, this is a free radical and this is also a free radical switch। फिर क्या बोल रहे हैं, construct an equation to show how NO2 is regenerated in the catalytic oxidation of SO2। regenerate कैसे होता है, अगर आपके पास ये आ गया तो regenerate कैसे करूंगा मैं इसको NO2 में, याद है किसी को? How would you make this back into this? React with oxygen, yes, so you would react the NO free radical with half O2 to form वापस से NO2 gas, ठीक है, I think you can do this one as well, तो ये भी कर लो, ठीक है, एंड देन जब देखोगे तो नेट क्या हो जाती है, NO2 NO2 कैंसिल, NO NO कैंसिल, SO2 प्लस हाफ O2 इक्वल्स टू SO3। सो ये रिएक्शन वैसे नहीं होता, अगर NO हो, NOx हो, अगर आपके NOx के ऑक्साइड्स हो तो फिर वो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, बजाहिर ऐसा लग रहा है सल्फर में, सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है, खुद से नहीं कर सकती, NO और NO2 होते हैं तो वो ऑल्टरनेट पाथवे मैकेनिज्म देते हैं जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी लो है जो फीजिबल कर देती है रिएक्शन को, ठीक है। Then NO2 can also be reacted with unburned hydrocarbons to form photochemical smog. State the product of this reaction that contributes to photochemical smog. So what was that product? एक नाम था जो हमने याद किया है. Do you guys remember? That was PAN. ठीक है जी. अगर specific लिखना चाहोगे तो वो हो जाएगा. Yes, very good, Mariam. It's peroxy acetyl nitrate. ठीक है जी. But examiner is also happy enough with PAN. कि आपको PAN याद हो तो उसका मतलब है वो समझता है कि आपको ये सब भी याद है. ठीक है. तो अगर फुल फॉर्म याद नहीं आ रही हो, PAN तो याद है, तो दैट शुड नॉट कॉज अ प्रॉब्लम. अच्छा, फिगर 2.2 shows how the temperature of the atmosphere varies with height from the ground. ठीक है जी. तो टेम्परेचर जो है जीरो पे इस तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से 10-12 के करीब है. देन ऊपर जाओगे 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 तो -60 तक पहुंच जाता है तकरीबन. फिर और ऊपर जाते जाते वापस से जीरो तक पहुंचता है. फिर अजीब ही चीज चल रही है टेम्परेचर के साथ. ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन क्या है. The equilibrium reaction in equation 1 has delta HR equals to -168 kilojoule per mole. Reaction in equation 1. Equation 1 कहाँ है, ये रही. ठीक है, तो वो बोल रहे हैं ये वाला जो है रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन, उसका बोल रहे हैं इसका डेल्टा एच आर जो है वो क्या है, दैट इज -168. ठीक है जी. तो इज इट अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इज इट अ एंडोथर्मिक रिएक्शन? फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक है? एक्सो. तो फॉरवर्ड को फेवर करने के लिए कैसी टेम्परेचर चाहिए होगी हमें? इफ द फॉरवर्ड इज एक्सो, which condition do I need to favor the forward one? That's going to be low temperatures. और अगर high temperatures होंगे तो फिर रिवर्स में जाएगा रिएक्शन, right? Yes. Okay, now let's see.
suggest how the position of this equilibrium differs at a height of 20 kilometers. 20 किलोमीटर पे क्या टेम्परेचर आ रहा है? 20 किलोमीटर पे तकरीबन तकरीबन जो टेम्परेचर आ रहा है ना, वो आ रहा है तकरीबन -50 के आसपास, ठीक है जी। अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली -50 के करीब आ रहा है, ठीक है जी। और फिर क्या बोलते हैं, कंपेयर टू द हाइट ऑफ 50, 50 के पास हमारे पास कैसा आ रहा है? ओके जी, 50 पे तकरीबन तकरीबन आ रहा है 0, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस नजर आ रहा है। 20 पे लो टेम्परेचर है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन मच मोर फेवर होगा, और 0 पे, सॉरी 50 पे 0 है, यानी हायर टेम्परेचर है, तो यानी उसका मतलब है बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा फेवर होगा, राइट। सो दैट्स ऑल यू नीड टू से, यू जस्ट नीड टू से कौन से यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, किस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा 20 पे -50 है, तो वी नो फॉरवर्ड डायरेक्शन इज एक्सो, सो इट शिफ्ट्स टू द राइट, ठीक है। सो एट 20 किलोमीटर्स द इक्विलिब्रियम shifts to the right as forward reaction is exothermic ठीक है, एट 50 किलोमीटर्स, ठीक है, किलोमीटर्स ये ना ये, यस, एट 50 किलोमीटर्स हम क्या लिखेंगे, एक्सोथर्मिक, बस सही है मेरे ख्याल से। एट 20 किलोमीटर्स द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द राइट एज फॉरवर्ड डायरेक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड टेम्परेचर इज लो। At 50 degrees Celsius, equilibrium shifts more to the left as backward reaction is endothermic, ठीक है जी। मार्क्स की में जो एग्जामिनर मांगा हुआ उसने मांगा हुआ भाई किसी भी एक टेम्परेचर बता दिया हो बच्चे ने, कि उसको समझ में आ रहा है कि ज्यादा टेम्परेचर और कम टेम्परेचर पे किस तरफ इक्विलिब्रियम, सो दैट्स ऑल। इधर आपके 2 मार्क्स आपके पास आ गए, ठीक है। लास्ट पार्ट अगेन, यस मेरा बच्चा, आई कैन एक्सप्लेन। देखो मेरा बच्चा, 20 किलोमीटर पे -50 है ना, यानी लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर कौन सी साइड को फेवर करेगा ज्यादा? हाँ ठीक है, तो 20 पे -50 है, -50 इज अ लो टेम्परेचर। हमने डिस्कस किया था फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, राइट। सो दैट मीन्स के 20 किलोमीटर पे जिसमें -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी मच मोर फेवर्ड, यानी इक्विलिब्रियम विल लाई टू द फेवर ऑफ राइट हैंड साइड, right? So we've written this down. At 20 kilometers, the equilibrium shifts to the right as forward reaction is exothermic and temperature is low. ठीक है जी। और 50 डिग्री सेल्सियस में हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है तकरीबन 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमें पता है ज्यादा है टेम्परेचर, ज्यादा होने की वजह से टेम्परेचर कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली अब ये एंडोथर्मिक साइड की तरफ जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, ठीक है जी, बिकॉज वी नो बैकवर्ड रिएक्शन एंड है। सो दैट्स ऑल वी रिटन, जो हमने शुरू में ही डिस्कस किया था। अच्छा, the hydrogen halides HCl, HBr, HI are all colored as gases at room temperature. The hydrogen halides can be formed by reacting the halogens with hydrogen. Describe and explain the relative reactivity of the halogens down the group when they react with hydrogen to form HCl, HBr, HI. तो reactivity increase करती है, decrease करती है down the group, decreases. So we'll say reactivity decreases. And can you give me any two valid points? Yeah, any valid points that you have in mind? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस एज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीजेस, वेरी गुड। और कोई चीज? अच्छा, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस एज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीजेस, दूसरा ये था द एटॉमिक रेडियस आल्सो डिक्रीजेस, सॉरी इंक्रीजेस, which means elements down the group
पुल दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेस स्ट्रॉन्ग, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज जिसकी वजह से और इलेक्ट्रॉन्स, नहीं नहीं सर ये नहीं होगा, ठीक है। एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीज व्हिच मींस एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप पुल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेस स्ट्रांगली, ठीक है। या पुल दी, हाँ पुल दी वैलेंस तो नहीं होगा, पुल दी क्या कहते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, the elements down the group pull the electrons less strongly, बस ये लिख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो राइट सम पॉइंट्स, ठीक है। सम पॉइंट्स और क्या लिख सकते हो, वो ये लिख सकते हो कि क्या कहते हैं, हाँ बस ये सही है, यही है दो पॉइंट्स, ठीक है जी। ये भी लिख सकते थे कि न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है लेकिन शील्डिंग भी इंक्रीज कर रही है साथ साथ, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है जी। मतलब इट्स द सेम थिंग, ये जो लास्ट में आप एटॉमिक रेडियस के बारे में लिखते हो, ठीक है जी। सो यू कुड हैव रिटन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द इजीएस्ट वन टू राइट, दूसरा वाला अगर देखोगे तो वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही है, बट बस जस्ट अ लिटिल बिट एक्सप्लेन मोर, ठीक है। अच्छा, HCl is a product of several different reactions. Some of the reactions are shown in figure 3.1. NaCl को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा दोगे, ठीक है, तो HCl बनता है, ठीक है जी। देव टोल्ड यू दैट, हमें नहीं पता लेकिन बनता है, ठीक है, हमने मान लिया बनता होगा। SiCl4 को जब पानी के साथ रिएक्ट करते हो तब भी HCl बनता है, एंड वीव सीन दिस इन period 3. So they're asking you to write the reaction for this. You know, SiCl4 when reacts with water it undergoes a hydrolysis reaction, और इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास फॉर्म होता है दो चीजें, this is one is SiO2 silicon dioxide and the other thing is HCl, ठीक है। so these are the two things that you form, बैलेंस कर लो इसको, 4Cl है तो 4 इसको कर लो और 2 इसको कर लोगे, मेरे हिसाब से 2 2 2 2 SI और सब कुछ आपके पास बैलेंस होगा, ठीक है जी। इफ यू वांट यू कैन राइट द स्टेट सिंबल्स फॉर दिस, बट मुझे SiCl4 असल में लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड होता है, ये हो जाएगा अब क्योंकि ये सैंड है तो ये सॉलिड हो जाएगी और ये हो जाएगा एक्वियस, ठीक है। बट इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, इफ यू कांट रिमेंबर SiCl4 कैसा होगा, SiO2 कैसा होगा, ठीक है, वो ये मसले की बात नहीं है, छोड़ के आ सकते हैं बिकॉज दे हैव नॉट आस्क्ड यू द स्टेट सिंबल्स, ओके। In reaction 2, NaCl reacts with concentrated H2SO4 to form HCl and NaHSO4. Actually, we've seen this. We've seen this reaction. वो वाले. This is the redox वाला. Acid base पहले reaction होगा, फिर redox हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसकी further आपके पास possibilities, right? When NaBr reacts with concentrated H2SO4, the products include Br2 and SO2. Identify the types of reactions that occur in each case by coming to table 3.1. Explain the difference in these reactions, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नीचे लिखनी है। NaCl में क्या हो रहा है, NaCl में हो रहा है ओनली एसिड बेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है एसिड बेस प्लस redox, दोनों होते हैं, right? And explanation for that is that the Br minus ion is a much more better reducing agent than the Cl minus ion, जब भी वो redox करके आपको दिखाता है। So let's write this down. So we can say that the Br minus ion is a stronger reducing agent than the Cl minus ion, ठीक है। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? No, perfect. When heated with a Bunsen burner, HCl does not decompose, whereas HI forms H2 and I2. Explain the difference in the effect of heating on HCl and HI. So HCl टूटा नहीं, HI टूट के H2I2 बन गया, तो इसको explain कैसे करेंगे हम? HI has less bond energy. Very good. So यहाँ पे ये लिख लो कि the HCl bond energy is greater than दी HI बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। फर्दर अगर इनने बातें पूछी होती हैं कि आपको मजीद 3 मार्क का सवाल बना के इसमें और एक्सप्लेनेशन नहीं होती, तो और क्या लिखते हैं आप, फिर आप उसकी रीजन भी लिखते हैं। तो वन ऑफ द रीजंस वाज इनएफिशिएंट
orbital overlap, right? So you know that. Then the other one is electronegativity. Decreases. HCl is less reactive than HI. देखो, if you're seeing HCl is less reactive, लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आप थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हो ना. अगर कोई और स्पीशी होती जो इसमें रिएक्ट कर रही है, लाइक फॉर एग्जांपल यू ब्रॉट इन समथिंग जो HCl का रिएक्ट करता है, लेट्स से अमोनिया, ठीक है. अब HCl रिएक्ट कर जाएगा, HI नहीं, सॉरी, HI रिएक्ट करेगा, बिकॉज HI सपोज टू बी मोर रिएक्टिव ना. HI ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों? बिकॉज उसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, तो वो पहले टूट के पहले ही रिएक्ट कर जाएगा इंस्टेड ऑफ HCl, ठीक है. सो ये थोड़ा सा रॉन्ग भी हो गया पॉइंट. दूसरी बात हो गई कि हमें उसके बारे में डिस्कस नहीं करना. वी डोंट हैव टू डिस्कस अबाउट रिएक्टिविटी बिकॉज वी आर नॉट रिएक्टिंग एनीथिंग, वी जस्ट डिकम्पोजिंग, ठीक है. तो डिकम्पोजिशन में फिर आप रिएक्टिविटी करनी पड़ेगी. तो पहले तो ये आ गया इनएफिशिएंट ऑर्बिटल ओवरलैप था. इसके अलावा यू आल्सो नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. यू ऑल आल्सो रिमेंबर दिस. एक और चीज थी, याद है? One was the electronegativity value decreases, एक था inefficient bond overlap है या orbital overlap है, एंड देन एक इसी की एक्सप्लेनेशन थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि इतना बड़ा न्यूक्लियस है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा. यस, सो यू गोइंग टू से आयोडीन हैज लार्ज एटॉमिक रेडियस, ठीक है. तो यू कुड हैव, अगर वो पूछते तो वो सब ये सब आपको लिखना पड़ता, ठीक है. अच्छा, ये आ गया आपके पास. ये एक चीज मैं देख रहा था, हाँ, एक सेकेंड में ना. What is this? No. ठीक हो गया. Okay. The next thing is something that we have to discuss. The hydrogen halides dissolve in water to form Bronsted-Lowry acids. The concentration of a strong acid can be determined by titration. State what is meant by Bronsted-Lowry acid. So, such strong Bronsted-Lowry acid. So now in this you have to define a strong as well as what a Bronsted-Lowry acid is. So, acid क्या होता है? What's an acid? An acid is a H plus donor. Yes, so an acid is a H plus या proton donor, जो भी आप लिखना चाहो. An acid is an H plus donor. Strong acid क्या होता है? That fully ionizes in solution. A strong acid is one that fully ionizes in solution. ठीक है जी. अच्छा, अब दिस इज समथिंग ऑल्सो दैट आई अपलोडेड, ठीक है जी. वो संडे वाली जो पनिशमेंट वाली की चीजें थी उसी में से ही है. दिस इज द ब्रॉन्स्टेड-लाउरी एसिड्स का टाइट्रेशन कर्व्स, ठीक है. आई होप अब तक वो रिकॉर्डिंग देख लियो. क्या बोल रहे हैं ऑन फिगर 3.2, और मैंने उस रिकॉर्डिंग में वाला सवाल कवर किया हुआ है, ठीक है. बाय द वे, ऑन फिगर 3.2 sketch the pH titration curves produced when 0.1 mole per dm cube NaOH aqueous is added to 25 centimeter cube of 0.1 mole per dm cube HBr aqueous to excess. 0.1 mole per dm cube NH3 aqueous is added to 25 cm cube of 0.1 mole per dm cube HBr to excess. अच्छा, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है? इज दिस अ स्ट्रॉन्ग बेस और अ वीक बेस? ऑब्वियसली दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है. NH3 फिर क्या होगा? ऑब्वियसली NH3 डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने NH3 को क्या दिया हुआ है? दिस इज अ वीक बेस, ठीक है. अच्छा, HBr इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे या वीक एसिड बोलेंगे? एसिड है ऑब्वियसली. HCl अगर एसिड है तो HBr, HI, H एस्टेटीन सब एसिड्स होंगे, ठीक है. तो HBr स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या वीक एसिड होगा? अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एक ऐसी स्पीशीज जिसका बॉन्ड ज्यादा जो है वो वीकर है, यानी वो ज्यादा जल्दी टूट के H प्लस और Br दे देगा, ठीक है. या इस तरीके से समझो कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है, ठीक है. दे हैव अ वेरी मच टेंडेंसी टू पुल दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हो सकता है HI तक जाके वो कुछ खास आपकी इतनी एसिडिटी नहीं है, लेकिन HBr is also going to be considered as a strong acid, ठीक है. it is a strong acid. तो these both are your strong acids, ठीक है. obviously दोनों चीजें के लिए जो strong acids हैं, you will treat them as
स्ट्रॉन्ग एसिड्स इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली अगर HCl स्ट्रॉन्ग है तो HBr भी स्ट्रॉन्ग एसिड ही होगा। ओके नाउ रिएक्शन ऑफ NaOH aqueous एंड HBr। अच्छा नाउ वी नो कि HBr पहले से रखा हुआ है, ठीक है, और NaOH फिर आप डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है पीएच कहां से स्टार्ट करेगी, एट द पीएच ऑफ HBr, ठीक है। तो HBr की पीएच जो है वो कहां पे है, ऑब्वियसली वो यहीं कहीं 0 से 1 से शुरू कर रही होगी एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है। हाँ 2 पे शुरू कर लो, 1 पे शुरू कर लो, 0 पे शुरू कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जामिनर 0 पे भी शो करो तो इट्स नॉट लाइक एग्जामिनर समझ रहा है कि आपने 0 पे शो कर, इट्स जस्ट लाइक टू यू वांट टू शो दैट इज एन, ठीक है। अच्छा दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है कि 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ये है और 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ये देख ले कितने किसके कितने मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट। सो जस्ट टू सी दैट NaOH plus HBr when these two react क्या बनेगा, NaBr बनेगा प्लस H2O बनेगा, राइट। सो देख रहोगे 1:1 का ही रेशियो। सो यानी अगर इसके 25 सेंटीमीटर क्यूब है HBr के, तो इसके भी आपको 25 सेंटीमीटर क्यूब ही चाहिए होंगे, राइट। एंड इफ यू सी ओवर हियर वंस अगेन NH3 और HBr का देख लोगे तो NH3 प्लस HBr, तो ये क्या बनता है, ये बनता है यू कैन मेक समथिंग लाइक दिस NH4 प्लस प्लस Br माइनस, या आप ये भी कह सकते हो ये NH4Br, ठीक है। ये कैसे पता चल रहा है मुझे, बेस एसिड, एसिड क्या करता है, एसिड करता है प्रोटॉन डोनेट, तो ये हो जाएगा इसलिए NH4 प्लस, इसने H प्लस डोनेट किए, डेटिव बॉन्डिंग में जाके वो लग गया और बाकी बच गया आपका Br माइनस, ठीक है। वंस अगेन यू कैन सी एवरीथिंग इज इन अ 1:1 रेशियो, यानी अगर इसके 25 सेंटीमीटर क्यूब थे HBr के, तो 25 सेंटीमीटर क्यूब आपको NH3 के भी चाहिए ही चाहिए होंगे, ठीक है। अच्छा एज सदफ सेज ऐसा करते हैं 1 पे शुरू कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, ठीक है। और हमने क्या बोला, हमने बोला 25 सेंटीमीटर क्यूब पे आपके पास क्या आएगा, आपकी इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है, स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग है, यानी दोनों जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो जो आपकी जो वर्टिकल लाइन बनती है दैट विल रेंज ऑल द वे फ्रॉम एसिडिक टू अल्कलाइन पीएचेस। तो माय स्टार्टिंग पॉइंट इज समवेयर ओवर हियर, ठीक है, और मेरा जो एंडिंग पॉइंट है NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग अल्कली, तो दैट्स समवेयर अराउंड 13, ठीक है। तो मेरा एंडिंग पॉइंट तकरीबन यहाँ कहीं है, ठीक है, एट द वैल्यू ऑफ 13, ठीक है। बाकी मुझे पता है कि मेरा जो वर्टिकल सेक्शन आएगा वो आएगा इन दिस एट 25 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज ये मेरी इक्विवेलेंस पॉइंट है, इसको डॉटेड बना रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर रेफरेंस, ठीक है। मैं सिर्फ रेफरेंस अभी बनाने के लिए कर रहा हूँ, ये आप लोग ऑब्वियसली इसमें डॉटेड लाइन यूं बनाओगे नहीं। एंड आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जब स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग है तो दी इक्विवेलेंस वाला जो वर्टिकल लाइन होगी वो एसिडिक से लेके अल्कलाइन सब कुछ कवर करेगी, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, ठीक है, एंड इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो यू कैन सी दैट द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द ग्राफ कवर्ड ऑल द वे फ्रॉम 3 to 11, यानी 3 is an acidic very acidic pH, 11 is also a very very acidic pH। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है तो यानी एसिड की भी अच्छी खासी कवर करेगी, बेस की भी अच्छी खासी कवर करेगी वो वर्टिकल सेक्शन, ठीक है। दूसरी बात ये वर्टिकल सेक्शन आ कहाँ रहा है, यानी इक्विवेलेंस पॉइंट आपका आ कहाँ रहा है, वो आ रहा होगा 25 सेंटीमीटर क्यूब पे, ठीक है। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि एट 25 सेंटीमीटर क्यूब यू आर गेटिंग, थोड़ा सा मैं इसको आगे ट्रांसलेट करूंगा हल्का सा, जस्ट बाय ए इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, हल्का सा बस इतना सा करना है। सो यू कैन सी दैट यू आर गेटिंग आपका 25 सेंटीमीटर क्यूब पे, क्योंकि एसिड भी स्ट्रॉन्ग था बेस भी स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए न्यूट्रल सॉल्ट बनेगी 7 pH वाली, सो यू फॉर्म अ 7 pH की न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। सो दिस इज योर, एंड यू मार्क दिस ओवर हियर दैट दिस इज योर इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। आई एम कवरिंग दिस इन अ बिट डिटेल क्योंकि मैंने क्लास में आपके साथ डिस्कस नहीं किया है, उसकी रिकॉर्डिंग की है, ठीक है। सो वी जस्ट डूइंग दिस इन अ बिट डिटेल, पता होगा जस्ट टू रिकैप गो ओवर द थिंग्स कि क्या दिखाना होता है क्या, ओके जी परफेक्ट। द नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू शो क्या चीज, अब NH3, ठीक है। नाउ NH3 इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग ऑफ अ बेस, ठीक है। NH3 इज एक्चुअली तकरीबन 9-10 तक ही होती है इसकी पीएच, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस डाउन ओवर हियर, इसकी जो पीएच है वो अराउंड टिल 9 to 10 ही होती है, राइट। सो अब स्ट्रॉन्ग भी है वापस से, तो स्ट्रॉन्ग पे ही शुरू करेगा, राइट, इट विल स्टार्ट ऑफ एट अ स्ट्रॉन्ग ही, बट एंड जो करेगा वो 12 पे या 14-13 पे नहीं करेगा, अब वो तकरीबन यहीं कहीं
9 के आसपास ही ये कहीं यहाँ पे एंड कर देगा, ठीक है जी। अच्छा, इक्विवेलेंस पॉइंट कहां पे आएगा, बच्चे वापस से 25 सेंटीमीटर पे आएगा, 1:1 का रेशियो है, ठीक है, यानी वर्टिकल लाइन आएगी 25। अच्छा, फिर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो वीक बेस, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज अ वीक बेस। तो अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वो वीक है, तो अब मोस्ट ऑफ द वर्टिकल सेक्शन कहां पे होगा, एसिडिक रेंज में होगा, अल्कलाइन रेंज में नहीं होगा, बिकॉज दिस इज वीक, ठीक है। सो अगर हम दिखाना चाहें, ठीक है, वंस अगेन जस्ट टू ड्रॉ रेफरेंस, ठीक है, ताकि हमारा ग्राफ, तो आई एम जस्ट शोइंग दिस एज अ डॉटेड लाइन, ये ऑब्वियसली बनानी नहीं होती है, सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज इस पे मुश्किल है थोड़ा बनाना। एंड यू गोइंग टू शो इट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। So you can see that there's some things that we have shown over here. Alkaline pHs देख रहे होगे बहुत कम कवर करेंगे, राइट, we've covered very less alkaline pHs, most of the pH is acidic, ठीक है जी। हमने तकरीबन 2.1 से लेके 8.4 तक कवर किया है, तो अल्कलाइन का देख रहे 7 से लेके 8 बहुत ही छोटा पार्ट है अल्कलाइन का, लेकिन एसिडिक हमने बहुत सारा पार्ट दिखाया है, बिकॉज द एसिड वाज स्ट्रॉन्ग, द बेस वाज वीक, ठीक है जी। एंड हमें पता है कि हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ रहा है। अब ऑब्वियसली जो न्यूट्रल सॉल्ट, अब इसमें न्यूट्रल सॉल्ट नहीं बनेगी, क्यों, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो अब स्लाइटली असिडिक सॉल्ट बनेगी, यानी अब आपको 7 की सॉल्ट नहीं मिलेगी, मे बी यू गेट अराउंड 6 की सॉल्ट, ठीक है, 6 की हो सकता है 5 की मिल जाए, ठीक है। सो यू जस्ट गोइंग टू शो दैट this is going to be your equivalence point this time. So this is my equivalence point. Moving onwards, अब HBr reacts with propene to form bromoalkanes this and this, ठीक है। अब दो बना के आपको दिए हुए, बट ऑब्वियसली वी नो मार्टिन-कॉब्स रूल जो भी था वो, और कार्बोकैटायन इफेक्ट और वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड ऑल ऑफ दैट, उसकी वजह से एक स्पेशल एक चीज होती है। सो दे आर आस्किंग अस कंप्लीट द डायग्राम टू शो द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HBr and propene to form the major organic product, include charges, dipoles, lone pairs of electrons and curly arrows as appropriate, draw the structure of the intermediate and the major organic product। बना लेंगे, हमें कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, now हाइड्रोजन कार्बन नंबर 1 पे जाएगा, कार्बन नंबर 2 पे जाएगा, टू विच कार्बन विल इट गो, कार्बन नंबर 1 टू पे जाएगा, ठीक है, बिकॉज दैट हैज मोर हाइड्रोजन्स। अच्छा, अब ये कैसा होता, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर हियर इंड्यूसेस अ पार्शियल चार्ज ओवर हियर, यानी ये D माइनस और ये D प्लस, ठीक है, रेड से ही कर देते हैं बिकॉज आई लाइक टू शो इट विद रेड। सो D माइनस D प्लस, राइट। व्हाट हैपेंस इज दिस बॉन्ड हेट्रोलिटिकली डिसोसिएट्स, राइट, जैसे ही डिसोसिएट होता है यहां से आके इसको अटैक कर देता है, राइट, ओके। देन व्हाट हैपेंस इज समथिंग लाइक दिस। अब थोड़ा सा इसको इसके ही थोड़ा रिलेटिव बनाएंगे, ठीक है, ये काम करते हैं हाइड्रोजन, बल्कि छोड़ो इसको हाइड्रोजन को उधर बनाते हैं, ये आ गया C और इस पे ये H, ये H, ये H। नाउ वी नो कि ये क्या बना देगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव कार्बोकैटायन, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड इसके साथ, ये C H H H, right, and we know that there is a Br negative atom, ठीक है, जिसपे एक लोन पेयर है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। सो दिस विल कम एंड अटैक दी कार्बन दिस टाइम, ठीक है, कार्बन को अटैक करेगा, इसको इसी दिखा देते हैं, आई शो दैट तो ये, एंड देन ऑल दैट यू गोइंग टू शो इज देन, ओके भाई, ये आपके पास आ गई है आपकी फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। लेट्स जस्ट कॉपी दिस, रिमूव दिस एरो एंड रिमूव दिस, हाइड्रोजन को ऊपर ले जाते हैं और ब्रोमीन को हम नीचे ऐड कर देते हैं, ठीक है। यू कैन इफ यू वांट, अगर आपका दिल हो तो आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो कि ये D प्लस है और ये D माइनस है, हालांकि यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है, लोन पे सॉरी पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, उसके आगे कोई रिएक्शन होना नहीं है वैसे भी, ठीक है, बट दीज आर ऑल ऑफ दी स्टेप्स दैट यू हैव टू शो, ठीक है। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम्स इन दिस आइदर, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई द टू ब्रोमो अल्केन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन इक्वल अमाउंट्स बाय दिस रिएक्शन। तो किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट शुड बी, अब गिव मी द एग्जैक्ट आंसर दैट यू गोइंग टू राइट, आई वांट टू सी कि कैसे लिखोगे ऐसा एग्जैक्ट आंसर। नाउ इसको लिखने का तरीका क्या था,
कि यू सी कि इस वाले रिएक्शन में कौन सा कार्बोकैटायन बना है और दूसरे वाले तरीके में कैसा बनता, ठीक है। सो व्हाट इज द कार्बोकैटायन ओवर हियर, इसको प्राइमरी बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे, टर्शियरी बोलेंगे। दिस कार्बोकैटायन हैज टू अल्काइल ग्रुप, सो इट विल बी अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ठीक है। वरना दूसरा तरीका क्या, एक हाइड्रोजन देख लोगे तो दो अल्काइल ग्रुप्स हैं, दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अच्छा, दूसरी वाली केस में क्या होता, दूसरी वाली केस में होता है पॉजिटिव चार्ज इस पे जाता, राइट, एच अगर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। अब देख लोगे कि ये वाला होता प्राइमरी, बिकॉज इस पे एक ही अल्काइल ग्रुप होता, राइट, इस पे कोई और अल्काइल ग्रुप नहीं, इस पे दो हाइड्रोजन है। सो द रीजनिंग इज गोइंग टू बी दैट इन द अबव mechanism, 2 degree carbocation is produced, whereas a 1 degree would 1 degree carbocation would be produced otherwise, right? A 2 degree carbocation is more stable. Yeah, it can be stabilized more by the greater positive inductive effect of the alkyl groups, ठीक है। सो द रीजनिंग टू दिस ऑलवेज गोज इन दिस कि इस रिएक्शन में कैसा बना, अगर दूसरा वाला होता तो उसमें कैसा कार्बोकैटायन बनता, एंड देन यू वुड से अच्छा ये वाला उससे ज्यादा उसका है, it has a much more degree than this one, so therefore this must be more stable because it will be stabilized to a greater extent। या तो ये लिख दो alkyl groups will push more electron density, या ये लिख दो positive inductive effect greater होगा, ठीक है जी। क्लियर है, याद आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें, राइट। सो ऑलवेज मॉडल योर आंसर लाइक दिस, इसमें ये वाला कार्बोकैटायन बना, वेयर एज दूसरे वाले केस में ये वाला बनता। अब ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों है, बिकॉज इस पे ग्रेटर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, और उसका आपको लिख देती हूँ, क्लियर होगी बात, ठीक है, समझ में आ गया। इफ समथिंग इज अनक्लियर देन यू कैन लेट मी नो। Okay. The reaction of CH3, CH2, CH2Br with NaOH is different depending on whether water or ethanol is used as a solvent. Complete table 3.2 identifies organic and inorganic products of the reaction of CH3, CH2, CH2Br and NaOH in each solvent. तो NaOH को अगर मैं पानी में इस्तेमाल करता हूं तो we undergo a substitution reaction, और प्रोडक्ट क्या होगी, ऑब्वियसली होगी CH3, CH2, CH2OH, right, in water, and in the other one it's going to be an alkene, very well said। so alkene कैसे बनेगा, it will be यहां से ब्रोमीन हटेगा और एडजेसेंट से एक हाइड्रोजन हटेगा, राइट, सो इट शैल बी CH3, एडजेसेंट हाइड्रोजन CH2 की जगह सिर्फ CH हो जाएगा और डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, राइट। इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स क्या होंगी, इसको जरा हम देख लेते हैं, ठीक है, विल हैव टू सी दिस। ये हो जाएगा CH3, CH2, CH2Br था, दैट रिएक्ट्स विद NaOH, ठीक है। तो इधर ख्याल रखिएगा, इधर HBr नहीं बनेगा, इधर NaBr बनेगा, द सॉल्ट, ठीक है, OH इधर सब्स्टिट्यूट हो गया। सो द इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट ओवर हियर इज NaBr। और दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में आपने एक हाइड्रोजन निकाला है और एक ब्रोमीन निकाला है, तो इसमें आपके पास होगा HBr, ठीक है। सो दीज आर गोइंग टू बी योर इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। हाँ सॉरी, ये भी मैंने भी लिखा है, हाँ हाँ एक सेकेंड, CH3, CH2, CH2Br reacts with NaOH, तो ये हो जाएगा, हाँ सॉरी माय बैड, ये मैंने पहले ही मिस्टेक करी थी ना, हाँ थैंक्स सदफ, ये मैंने पहले भी मिस्टेक कर दी। अच्छा दिस वुड बी ऑब्वियसली, अच्छा वो नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, मैंने अभी बोल के वही लिख दिया, दिस वुड बी NaBr, यस सदफ यू करेक्ट, NaBr होगा, और बाकी चीज यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है वो उसके साथ मिलकर पानी बना देगा, दिस इज द थिंग दैट्स गोइंग टू, यस, नॉट H2 H2O बिकॉज वी हैव ऑक्सीजन, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो उसके साथ H2O बना देगा, उसमें सिर्फ NaBr है, इसमें NaBr प्लस H2O, NaBr
plus H2O, ठीक है. So this is the thing that we are forming. अच्छा, 20 मार्क का ये सवाल था. क्वेश्चन नंबर 4, द लास्ट क्वेश्चन टू दिस. कंपाउंड्स J and K are found in plant oils. ठीक है. बस एक और सवाल है, ये खत्म हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, व्हाट फंक्शनल ग्रुप्स डू यू सी इन दिस? जे में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं? अल्कोहल. अच्छा, कैन यू स्पेसिफाई फर्दर ऑन द अल्कोहल टाइप? एक कीटोन है. वेरी गुड. सो यू गॉट अ कीटोन. हमारे पास एक जो है वो अल्डिहाइड है, और सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है. ठीक है जी. अब इसमें ये गलती से देखिए मत करिएगा, ये 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल है. ये 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल नहीं है, ये 3 डिग्री मिथाइल अल्कोहल है. 3 डिग्री मिथाइल अल्कोहल अल्कलाइन आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं देगा. ठीक है जी. इट्स वेरी स्पेसिफिक, ओनली द 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल डस. ठीक है जी. सो अच्छा, दूसरी बात ये देखोगे, कीटोन में आप ये कर सकते, यू कैन राइट द कीटोन इज अ मिथाइल कीटोन. सो यू विल हैव ए मिथाइल कीटोन ओवर हियर. एंड यस सदफ, यू करेक्ट. टर्शियरी है तो इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी. अल्डिहाइड शायद ऑक्सीडाइज कर जाए, ठीक है, लेकिन अल्कोहल ग्रुप ऑक्सीडाइज नहीं करेगा. दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल. ठीक है. सो वी सी दैट देयर इज अ 3 डिग्री अल्कोहल. मिथाइल लगा हुआ है, लेकिन इसका आप 3 डिग्री मिथाइल अल्कोहल बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है जी. अगर ये 2 डिग्री होता तो फिर 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं. इस केस में हमें कोई फायदा नहीं पड़ेगा. अच्छा, इसको जरा हमने और स्पेसिफाई कर लिया. हमने जरा कीटोन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. दिस इज अ मिथाइल कीटोन. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट अप, इसमें कौन कौन से हैं? कार्बोक्सिलिक एंड alkene. Perfect. So we see that there is an alkene, and we also see that there is a carboxylic acid. अच्छा, now complete table 4.1 to state what you would observe. Then J. ठीक है. J ये वाला J. ठीक है. Reacts with the reagents listed. 2,4-dinitrophenyl hydrazine. क्या ऑब्जर्व करेंगे हम when I react with it with 2,4-DNPH? रिएक्ट करेगा और क्या चीज बनती है इसमें? यू सी येलो प्रेसिपिटेट, राइट? सो यू वुड सी ए येलो प्रेसिपिटेट, येलो या ऑरेंज जो भी बोलना चाहो. अच्छा, टॉलेंस रिएजेंट. व्हाट वुड टॉलेंस रिएजेंट प्रोड्यूस इन दिस वन? सिल्वर मिरर. परफेक्ट. सिल्वर मिरर बोलो या सिल्वर प्रेसिपिटेट बोलो, बोथ आर करेक्ट. सिल्वर मिरर. देन सोडियम मेटल. सोडियम मेटल क्या करेगा इन दिस वन? विल सोडियम रिएक्ट विद दिस? एफरवेसेंस. सोडियम विल रिएक्ट विद द OH ग्रुप. यस, वो यहाँ पे हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पे Na लग जाएगा. सो यू विल गेट एफरवेसेंस ऑफ H2 गैस. यस, सो यू गोइंग टू राइट एफरवेसेंस या फिजिंग या बबलिंग, जैसे भी आप लोग लिखना चाहो. ठीक है, दैट इज परफेक्टली एक्सेप्टेबल. एफरवेसेंस. ठीक है, आई थिंक एफरवेसेंस की स्पेलिंग ये है. एक सेकेंड. एफरवेसेंस. ठीक है. ओके, नाउ J has 2 optical isomers. Draw 3-dimensional structure of 2. अच्छा, मिरर इमेज दी हुई है तो यानी इसमें ऑब्वियसली कायरलिटी होगा. एंड लेट्स सी कायरलिटी किधर है. कायरलिटी, अच्छा J का पूछा हुआ, उसका नहीं पूछा हुआ. J का पूछा हुआ तो वी कैन सी दैट दिस वन इज कायरल. यस, दिस वन इज कायरल. तो एक जगह ये है, एक जगह ये है, ये है, बना देते हैं कायरलिटी. तो कार्बन इसके अराउंड टेट्राहीड्रल दिखाएंगे. ठीक है जी. सो कार्बन एक OH ऊपर दिखा देते हैं. फिर दूसरा क्या दिखाना है हमें? दिखाना है CHO पीछे जा रहा है. लेट्स शो दैट. सो CHO गोइंग बैक. एक बाहर आ रही है चीज, वो दिखा देते हैं CH3 है. लेट्स शो दैट एज दिस. सो CH3. एंड उसके बाद क्या है आपके पास? एक जगह जा रहा है COCH3, राइट? COCH3. सो दैट्स गोइंग टू बी शोन एज दिस. तो COCH3. ठीक है. नाउ जस्ट टू ड्रॉ द मिरर इमेज. कार्बन इधर से पीछे आ रहा है आपके पास, CHO. ऊपर जा रहा है अल्कोहल, बाहर आ रहा है CH3. पीछे इधर जाएगा अब COCH3. ठीक है. ऑलवेज मेक श्योर यू शो द कंसिस्टेंसी दैट द कार्बन व्हिच इज बॉन्डिंग विद द एलिमेंट उसी के साथ दिखा. तो C इज बॉन्डिंग विद दिस C. अगर आप ये लिख देते हैं COCCH3 तो वो गलत हो जाता है, राइट? So always make sure you're drawing it very very consistently. So ये आ गया हमारे पास. उसके बाद क्या है? K is used to make the addition polymer perspex
A synthesis of perspex R is shown in figure 4.2. किसी ने लिमिटेड है, अच्छा खैर, K is this HHC डबल बॉन्ड C COOH CH3 जो हमने देखा था, ये रहा K, कहां तक है, यही था ना, यही था K, ठीक है जी। तो K को बोल रहे हैं, इसके साथ हम एडिशन पॉलीमर करते हैं, तो रिएक्टेंट L क्या करता है इसमें, रिएक्टेंट L H की जगह CH3 उठा के डाल देता है, राइट, एंड देन रिएक्शन 2 में यू फॉर्म द एडिशन पॉलीमर दैट इज perspex। तो सबसे पहले तो ये बताएं रिएक्टेंट L क्या होगा और कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड है इसके लिए। हाउ टू कन्वर्ट दिस COH इनटू COOCH3, हाइड्रोजन को हटा के CH3 कैसे लगाऊंगा, अल्कोहल, एंड विच अल्कोहल इज दिस गोइंग टू बी, विच अल्कोहल इज दिस, कौन सा अल्कोहल बनाता है, इथेनॉल नहीं मीथेनॉल, ठीक है जी, CH3OH, इट्स गोइंग टू बी मीथेनॉल, सिर्फ CH3 लगा है, सो वी कैन सी फ्रॉम ओवर हियर दिस वाज एन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक में से हाइड्रोजन निकलता है, इसमें से OH निकलता है, तो वो दोनों निकले, ये चीज बच गई, सो दिस इज द अल्कोहल पार्ट CH3OH। कंडीशंस क्या चाहिए होती है इसके लिए, H2O4 H2SO4 के साथ, एंड यू हैव टू, सो H जरूरी नहीं है, H2SO4 catalyst plus heat under reflux, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बोला था, H2SO4 ही होता है, H2SO4 भी लिख सकते हो, HCl भी लिख सकते हो, बट बेटर ये होता है इसमें H2SO4 लिखो। अच्छा, एंड देन यूर फॉर्मिंग perspex, perspex कैसे बन रहा होगा, ये डबल बॉन्ड टूट के आप एक ही बोल रहे हैं, एक रिपीट यूनिट बना दे, तो कोई मुश्किल बात नहीं है आपके लिए, आपने बस ये डबल बॉन्ड हटाना है और दो डंडियां बाहर निकाल के दिखा दी, तो सी दो डंडियां बाहर, इस पे हाइड्रोजन है दो, दूसरे वाले पे क्या है, CH3 है और COOCH3, so CH3 and then COOCH3, right, easy peasy, बहुत आसान था। ओके, perspex क्या होता है, perspex होता होगा कोई पॉलीमर, ठीक है, आई थिंक इट्स ग्लास, इट्स काइंड ऑफ लाइक ग्लास, we can search perspex, what is perspex, perspex is like acrylic, perspex acrylic है, acrylic sheets जो होती है ना, those are basically perspex, so it's formed from this। Use information from table 4.2 to suggest how the infrared spectra of M and perspex would differ, explain your answer। तो M और perspex के infrared spectrum में क्या फर्क है, कैन यू गाइज आइडेंटिफाई M से लेके perspex में आने में क्या डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस दैट इज हैपेंड, डबल बॉन्ड टूटा है यानी अल्कीन ग्रुप गायब हुआ है, तो हमें बेसिकली वही देखना है, अल्कीन ग्रुप की जो एब्जॉर्प्शन है 1500 टू 1680 वाली, वो perspex में एब्सेंट होगी, वेराज M में होगी, ठीक है, सो M will have absorption at 1500 to 1680 per centimeter due to C double bond C, whereas perspex will not, ठीक है जी, तो ये हो गया आपका इस चीज का आंसर। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस, K can be made from propanone in the 3-step synthesis shown in figure 4.3। Propanone, step 1, you do something like this, ठीक है जी, step 2 this, step 3 this, ठीक है। Complete table 4.3 to identify the reagents used and the type of reaction in each step। तो प्रोपानोन को इस चीज में कैसे कन्वर्ट किया हमने, हाउ डिड वी कन्वर्ट ए कीटोन इनटू, मे बी यू गाइस कैन आइडेंटिफाई कौन सी चीज है, साइनाइड, हाँ तो कैसे करते थे, यू कन्वर्ट अ कीटोन इनटू अ हाइड्रोक्सी नाइट्राइड, याद है, सो इट वाज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है, तो हमने इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करी है, वी हैव एडेड अ HCN, याद है, so this was basically HCN in NaCN, right, and then further heat and reflux भी थी, लेकिन सिर्फ reagents बोला है, इतनी जगह भी नहीं है हमारे पास। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, we just told this that this is a nucleophilic addition। Number 2, what's happening in number 2, which reagent is being used, ये तो बता सकते हो,
hydrolysis, not substitution. CN got hydrolyzed to COOH, right? So you're going to say that this is H2SO4. ठीक है, you use H2SO4, that is the reagent. ठीक है, and ये क्या है? This is hydrolysis. ठीक है, you I don't think you need to write H2SO4 plus water तो होगा. ठीक है, and then the last one, what's happening in the last one? अच्छा, उन्हें रिएजेंट दिया हुआ है Al2O3. क्या हो रहा है? अल्कोहल ग्रुप गायब करके उन्होंने डबल बॉन्ड कर दिया. व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस? जब अल्कोहल को गायब करके डबल बॉन्ड लगा तो दिस वाज नोन एज अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन. इसको हम बोल रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्कोहल. अगर अल्कोहल की बात करो तो डिहाइड्रेशन है. वैसे अगर जनरली बात करोगे तो एक काइंड ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसको स्पेसिफिकली डिहाइड्रेशन बोलते हैं. सो यू कैन राइट एलिमिनेशन ओवर हियर और यू कैन आल्सो राइट डिहाइड्रेशन. ठीक है, जैसे आपको कन्वीनियंट हो. ठीक है, so it can also be known as a dehydration of an alcohol or an elimination. अच्छा, अगर ब्रोमीन को हटा के डबल बॉन्ड आ रहा होता है या आयोडीन को हटा के डबल बॉन्ड आ रहा है, क्लोरीन को हटा के डबल बॉन्ड आ रहा है, तो उस केस में आप ये नहीं कह सकते डिहाइड्रेशन, क्योंकि हैलोजेंस डिहाइड्रेट नहीं होते. हैलोजन केस डिहाइड्रेट होते हैं, वो एलिमिनेट होते हैं. तो इट्स ओके इफ यू जस्ट लर्न बोथ ऑफ देम एज एलिमिनेशन रिएक्शंस. ठीक है, ये हो गया आपका ये वाला पेपर कंप्लीट. ठीक है, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? ठीक है, और कल मैं इंशाल्लाह प्रिपेयर करके रखूंगा ताकि हम जो है वो रिवाइज कर सके. ठीक है, आई मेक श्योर मैं स्टोइकियोमेट्री और बॉन्डिंग एंगल्स वाली चीज प्रिपेयर करके रखूं. बाकी सदफ यस, दिमाग से चीजें निकलती हैं. ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू टॉप इट ऑफ दोबारा. ठीक है, टॉप इट ऑफ करना पड़ेगा दोबारा. जो चीज अभी दिमाग से निकली है वो जल्दी से जाके देख लो, अभी क्लियर हो जाएगी. ठीक है, जस्ट गो ऑन ओपन द पीडीएफ, देख लो जल्दी से. पूरी चीज के ऊपर गो ओवर करने की जरूरत नहीं है. देखो, नया पेपर लेके बैठो, वो अटेम्प्ट करो. उसमें से कुछ चीजें भूली हो सकता है कोई चीज नहीं भूली हो तो कुछ नहीं. अगर कोई चीज भूली हो उसमें जाके रिवाइज कर लो. राइट, दिस इज गोइंग टू बी द साइकिल दैट यू कीप डूइंग. ऑब्वियसली एग्जाम से कुछ दिन पहले बैठ के तो तुम सब कुछ देखोगी दोबारा, लेकिन अभी फिलहाल जो चीजें भूल रही हो उनको जल्दी से देख लोगी. इट्स गोइंग टू कम बैक इनटू योर माइंड, वो कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है. ठीक है.